Unacademy. Let's crack it. Good morning and hello everybody. Welcome in an academy platform. Myself Dr. ओमकार नाथ और आज हमारे टॉपिक का विषय है जीएस फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री के बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके बारे में जानने के जीएस फर्स्ट में जो विश्व इतिहास का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। आज के क्लास में हम समझेंगे इसका सिलेबस, हम समझेंगे कि किन प्रकार के टॉपिक हैं, हम समझेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आंसर आते हैं, हम समझेंगे कि पिछले 10 सालों में कैसे प्रश्न आए हैं इसके मेंस में, और फिर हम इसी में डिस्कस करेंगे कि हम उत्तर कैसे लिखते हैं। ये उत्तर लिखने की परंपरा 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, 125 शब्दों में या फिर 50 शब्दों में, जो कुछ भी आता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है या कौन से टॉपिक्स पर किस प्रकार का क्वेश्चन आंसर या आंसर राइटिंग करनी है, तब वर्ड लिमिट पर आएंगे। अर्थात इस आंसर राइटिंग टेक्निक के पहले ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है ताकि हमें पता तो लगे कि हमें कवर क्या करना है या हमें पढ़ना क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस के रूप में क्या है, कैसे है और किस तरह है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर विश्व इतिहास। ध्यान रखिएगा, किताब के नाम पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, NCERT की किताब है, अर्जुन देव की किताब है, वो पर्याप्त है इस टॉपिक के लिए या उसके बारे में पढ़ने के लिए। अब विश्व इतिहास को पढ़ते हैं, क्या है, कैसे है और किस तरह है। सबसे पहले है प्रबोधन व विचार। अभी डिस्कस करते हैं कि प्रबोधन क्या होता है और विचार क्या होता है। फिर मॉडर्न पॉलिटिक्स, आधुनिक राजनीति का उदय, इसमें भी क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पॉलिटिक्स, ये फ्रांस की क्रांति या अमेरिका क्रांति या वो क्रांति। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण किस प्रकार है, क्या है। फिर है राष्ट्र राज्य प्रणाली, मतलब एक राष्ट्र का कैसे उदय होता है, किस प्रकार की सारी चीजें आती हैं, किस प्रकार राज्य का कॉन्सेप्ट आया उसके बारे में। फिर है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। फिर उसके बाद से क्रांति, प्रति क्रांति, क्रांतियां किस प्रकार, प्रतिक्रांतियां। फिर है आपका विश्व युद्ध, फिर है आपका शीत युद्ध, फिर है 1945 से
1990 के बीच की घटनाएं। तो एक प्रबोधन, आधुनिक राज्य प्रणाली, औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य प्रणाली, उपनिवेशवाद, क्रांति प्रतिक्रांति, 1945 से 1990 के बीच, फिर कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। इतनी सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा जानना होगा। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिणाम, शीत युद्ध क्या कैसे, या फिर सोवियत रूस का डिक्लाइन कैसे हुआ। एक नॉर्मल चीज़ें जाननी है। अफ्रीका में रंग भेद के बारे में थोड़ी सी अन्य और बातें। 1945 से 1990 के बाद विश्व। इतनी सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा जानना। अब हम इसमें एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं, या ये कहिए तोड़ते हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 और 9। ये कुल 9 टॉपिक हैं। थे तो 10-12, लेकिन हमने इनको 9 में ही बांटा है। और इन 9 टॉपिक्स में आपको सारी सिलेबस जानकारी हो जाएगी कि आईएएस के मेंस में जनरल स्टडीज़ में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर है उसको हम कैसे पढ़े, किस तरह पढ़े, किन टॉपिक्स को पढ़ना है। एक ही किताब है एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ भी अन्य और पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। बाकी आपके नोट्स होंगे, अन्य अकेडमी के नोट्स होंगे, या फिर अन्य किसी का भी ले लीजिए, ले दे के मैटर सब में सेम होगा। तो अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कैसे क्या किस तरह। अब जो बात करते हैं वो है आपका प्रबोधन और विचारधारा। सबसे पहला टॉपिक है। प्रबोधन की विचारधारा। अब इसके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले एक शब्द है रेनेसा। रेनेसा या पुनर्जागरण। फिर प्रमुख विचारक। अब इसमें भी 2 लोग हैं, रूसो और इमैनुअल कांट। इनके बारे में बस 2-2 शब्द के बारे में जानना है कि कांटे और रूसो क्या है, कैसे है, किस तरह है। प्रबोधन का प्रसार। समाजवाद। आपको बस जानना है। देखिए, अब जैसे रेनेसा पढ़ेंगे, पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण के कारण बताए, पुनर्जागरण के स्वरूप बताए, पुनर्जागरण का प्रभाव बताएं, पुनर्जागरण की विशेषताएं बताएं। प्रमुख विचारक जैसे रूसो, क्या विचारधारा, किताब का नाम, अन्य तत्व। हो गया जी। अगर रूसो भी न रहा रहता तो क्रांति भी नहीं होती। नेपोलियन बोनापार्ट का एक कथन है। बस 5 लाइन जानना है। इसमें भी देखिए 10 लाइन, मुझे लग रहा है 10 मिनट का टॉपिक है। आप पहले से पढ़ के आए और हम बस इसको एक्सप्लेन कर दें, 10 मिनट में टॉपिक खत्म।
5 से 10 मिनट इसमें टॉपिक इसमें लगेगा। प्रबोधन का प्रसार, ये विश्व में कैसे हुआ, किसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, और आइडियोलॉजी में विचारधारा क्या है। बस इतना ही तो जानना है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर 1 घंटा से ज्यादा अगर समय आप दे रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए समय व्यर्थ कर रहे हैं। 1 घंटा पर्याप्त है, ये आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और प्लस ये भी है कि जो प्रश्न बन रहे हैं वो भी आप इसको कर सकते हैं। तो देख लीजिए, यही सारी चीजें हैं। पहला जो चैप्टर है प्रबोधन की विचारधारा, वो ये है। फिर उसके बाद से आगे आते हैं। दूसरा जो है, जिसको बोलते हैं आपका ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आधुनिक राजनीति का उदय। मॉडर्न पॉलिटिक्स को हम किस नाम से जानते हैं? फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स क्या है, तो मॉडर्न पॉलिटिक्स है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार, ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का पृथक्करण, पृथक न्यायपालिका, जुडिशियल एक्टिविटीज्म, न्यायिक सक्रियता, मानवाधिकार, इन्वायरमेंट के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, इक्वलिटी, समानता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, इस तरह की तमाम बातें। ये कहाँ से निकली? तो ये निकली हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है। तो कुछ क्रांतियां हैं, जैसे अमेरिकी क्रांति। हालांकि यह कोई क्रांति व्रांति नहीं है, लेकिन किताबों में जो एक बात लिख दी जाती है वो पढ़ते पढ़ते पीढ़ियां जवान हो जाती हैं और उन्हीं को वो रिपीट करते रहती हैं। फ्रांसीसी क्रांति, ब्रिटिश क्रांति, अन्य। 1700 संविधान यहां से निकला। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और ये डेमोक्रेसी कहते हैं यूरोप से निकला। बस आपको जानना है, इसमें क्या जानना है? एक तो जानना है कारण, फिर प्रभाव, फिर देन। बस यहां से यहां तक सारी चीजों में यही जानना है। इसके अलावा कुछ अन्य और बातें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। तीसरा है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब भारी भरकम उद्योगों का बनना, और उनका सर्वप्रसार। औद्योगिकरण, इसमें औद्योगिक क्रांति क्या है, कैसे है, कब फैला, किस तरह हुआ, क्या हुआ, औद्योगिकरण का प्रभाव, औद्योगिकरण का विश्व पर प्रभाव। कहा जाता है कि बड़े बड़े उद्योग बने, उनको कच्चे मालों की जरूरत थी और इस वजह से आए, लेकिन ये भूल जाते हैं औद्योगिकरण तो 1800 के बाद शुरू हुआ। 1498 में वास्को डी गामा आया था यहाँ पर अपने मजहब का प्रचार करने के लिए। ये जो जहाज था इसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा था, और ये लोग मजहबी प्रचार करने के लिए आए एशिया में और अफ्रीका में। लेकिन जब यहाँ देखे एशिया की तकनीकी जटिलता, तब उन्होंने अपने धर्म प्रचार का विचार जो यूरोप में फैला था उसको त्याग दिया। बोला कि यहाँ पर कुछ अन्य और
रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे, लेकिन उसमें अन्य और भी बातें हैं जिनके ऊपर आपको जानना है। और इसी में एक और है समाजवादी औद्योगिकरण है। आज जो आप रेलवे, बीएसएनएल, सॉरी एमटीएनएल, ये जो देख रहे हैं, वो उसके पीछे यही एक तरह से कहा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो ये विचारधारा यहीं से निकली है, समाजवादी औद्योगिकरण। चाहे रेलवे हो, ओएनजीसी हो, बीएसएनएल हो, या फिर जो सरकार के नियंत्रण में औद्योगिक गतिविधियां हो, वो यहीं से निकली है। इसकी चर्चा हम करेंगे। अब औद्योगिकरण के बाद अगला चैप्टर है राष्ट्र राज प्रणाली, सबसे खतरनाक चैप्टरों में से एक। क्या, किस तरह, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्र राज्य प्रणाली। अब राष्ट्र राज्य प्रणाली में क्या है, तो आज जो आप देख रहे हैं किस प्रकार क्या हुआ, तो एक आप शब्द है आज के दौर में आप परिचित होंगे, मोदी जी का राष्ट्रवाद, नेपाल का राष्ट्रवाद, चाइना का राष्ट्रवाद, तालिबान का राष्ट्रवाद, अमेरिका का राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद क्या होता है? इसी में दो विशेष राज्य हैं, एक है इटली और दूसरा है जर्मनी। कहा जाता है कि इनका यूनिफिकेशन हुआ एक की, और इन्हीं से निकले क्या, मुसोलिनी और हिटलर। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, और फिर उसी तरह राष्ट्र राज का प्रभाव कहां, विश्व पर। ये जर्मनी का उत्थान था या इटली का उत्थान था? जर्मनी ने भी कहा कि भाई हम दुनिया के सबसे प्योर मास्टर कॉम है और हमारा आधिपत्य तो वर्ल्ड पे होना ही चाहिए। तो इस तरह की थोड़ी विचारधारा आई और राष्ट्र राज्य की जो सिस्टम था वो उभर करके आया, और इसके बारे में जानना है। सबसे बड़ी बात कि इसमें से बस आपको जानना है एकीकरण क्या है, कैसे हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, मूल्यांकन करिए। यही 3 से 4 लाइन का कंटेंट होगा या मैटर होगा, और उसी को आपको इस पे लिखना है, राष्ट्र राज्य की प्रणाली। राष्ट्र राज्य की प्रणाली के बाद अब इसमें कुछ अन्य और बातें लिखनी है, वो है आपका साम्राज्यवाद और विश्व युद्ध। पहले इसको डिस्कस करते हैं। हालांकि एक बार जब नाम पॉपुलर हो जाता है तो वो धीरे धीरे लोग ढोने लगते हैं। प्रथम, द्वितीय, कारण, परिणाम, प्रभाव, ऐसे कई तरह के होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अब इनमें यही कारण, परिणाम और प्रभाव। लोग कहते हैं कि भाई विश्व युद्ध हो गया, नाम दे दिया गया कि दुनिया के सारे देश इनडायरेक्ट में या डायरेक्ट में इसमें इन्वॉल्व थे। ये पहला युद्ध था जो जमीन पे, पानी में और हवा में भी हवाई जहाज से लड़ा गया, इसलिए इसको विश्व युद्ध कर दे। देखा जाए तो पूरे एशिया और अफ्रीका से इनका कोई लेना देना था ही नहीं। लेकिन एक बार नाम चल जाए, युद्ध तो आज भी हो रहे हैं। तालिबान ने कब्जा कर लिया, अमेरिका वापस जा रहा है, चीन वापस आ गया, लड़ाई चल रही है, गुटबंदियां भी हो रही हैं।
तो युद्ध और गुटबंदी कोई नई बात नहीं है, ये दुनिया में हमेशा से रहा है, युद्ध और गुटबंदी। तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें उभर करके सामने आती हैं या फिर क्या होती हैं, या ये देखना है। अब इसमें सिर्फ आपको कारण और परिणाम के बारे में जानकारी लेनी है कि क्या रहा कारण, किस प्रकार रहा, किस तरह रहा, और एकदम इसको फॉर्मेट बना करके आपको पढ़ना है कि इसमें ये चीजें थी, ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर थी और कैसे क्या हुआ। इसी में एक और है साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद। ये भी विश्व युद्ध से जुड़ी हुई घटना है, लेकिन पता नहीं क्यों विश्व युद्ध अलग से पढ़ाया जाता है कि इसमें क्या पढ़ना है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में, या कॉलोनिज्म में या इम्पीरियलिज्म में। कहा जाता है जब औद्योगिक क्रांति हुई और फिर उसके बाद से दुनिया में उपनिवेशवाद का दौर पड़ा, तो इसी तरह एशिया में, अफ्रीका में, अब उसमें फिर डाल दिए है दक्षिण पूर्व एशिया में, फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका में साइमन बिलोवर वगैरह, और फिर इसी के बाद से रंगभेद कहां, दक्षिण अफ्रीका में। ये नेल्सन मंडेला वाला, ठीक है। एक शब्द अन्य और हैं, इसको विश्व युद्ध के बाद इसलिए पढ़ा जाता है, इसी में नौ साम्राज्यवाद। कब? 1945 के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सच में नौ साम्राज्यवाद है? क्या सच में ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे देश आजाद हैं? क्या सच में ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं? क्या सच में ऐसा लग रहा है कि दुनिया में गुलामी की प्रथा खत्म हो गई है? इसके ऊपर आज तक बहस जारी है। ये जो चीजें देखी जा रही हैं, इसके बारे में अभी इसको डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को, कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका साम्राज्यवाद के बाद, विश्व युद्ध के बाद क्रांति हो गई, कोल्ड वॉर। शीत युद्ध। उसके बाद कोई और है? नहीं, एक और है, क्रांतियां। अब क्रांतियों की बात करते हैं। यूरोपीय क्रांति, रूसी क्रांति, यूरोपीय क्रांति, रूसी क्रांति, फिर उसके बाद इटली जर्मनी की क्रांति, फिर उसके बाद चीनी क्रांति। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनके बारे में जानना है। यूरोप में किस प्रकार की क्रांतियां हुई, क्या हुई, किस तरह हुई। रूस की क्रांति 1917, लेकिन आज तो कहा जा रहा है रूस में कोई क्रांति ही नहीं हुई, कुछ लोगों ने जाके सत्ता कब्जा लिया। उसी तरह चीन में भी कुछ लोगों ने जाके सत्ता कब्जा लिया, और इटली और जर्मनी में भी जाके ऐसा। क्रांति होती क्या है? कहा जाता है मोदी जी के आने के बाद भारत में क्रांति हुई है। किस तरह की क्रांति हुई है भाई? बस मनमोहन जी गए हैं, मोदी जी आ गए, इकोनॉमिक पॉलिसी वही है, थोड़ा बहुत नए एक नेशनलिज्म का पार्ट चल रहा है। या जो बाइडन गए, आ गए, ट्रंप गए, क्रांति हो गई? कहाँ कोई क्रांति हुई? ट्रंप गए, बाइडन आ गए, उसी तरह ओबामा गए, ट्रंप आ गए। तो ये चलते रहता है। एक बार जब शब्द पॉपुलर हो जाता है
कुछ शब्द जब बहुत ज्यादा चर्चे में आ जाते हैं तब उनको कहा जाता है क्रांति हो गई, क्रांति हो गई, क्रांति हो गई। आ, क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना होता है। हाँ, उसके कुछ असर होते हैं, लोगों के दिमाग के ऊपर परिवर्तन आने लगता है। जैसे तालिबान के सत्ता के आने के बाद अगस्त, लास्ट आज 31 अगस्त है 2021 का है, क्रांतिकारी माहौल बनना शुरू हो गया। अब 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद इसका मूल्यांकन होगा, क्या सचमुच क्रांति हुई है या फिर ये एक छोटी मोटी घटना हो गई। तो ये ऐसे ही है, इनके ऊपर तो अब चर्चा हो रही है। रूसी क्रांति 1917 में हुई और 2021 का है। 100 साल बाद लोग कह रहे हैं कि कोई क्रांति व्रांति नहीं हुई थी, कुछ लोगों ने सौदा करके सत्ता पे कब्जा कर लिया, उसको इन्होंने क्रांति 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 कहना शुरू कर दिया। एक बार जब नाम पॉपुलर होने लगता है, लोग लगते हैं चिल्लाने, तो धीरे धीरे वो आने वाली पीढ़ियां उसको मानने लगती हैं। एनीवे, अब चूंकि सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है, बस जानना है क्रांति क्या, क्रांति कैसे, क्रांति का विशेषता, क्रांति का परिणाम। 4 से 5 लाइन के टॉपिक्स हैं जिसको आपको जानना है। इससे ज्यादा आपको अन्य और चीजें एग्जाम के लेवल पर नहीं जाननी है। वो तो मैंने आपको थोड़ा इंटरेस्टेड बनाने के लिए ऐसा बता दिया कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद है आपका कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। अब शीत युद्ध के कई सारे चरण हैं, कितनी भी सारी घटनाएं हैं। शीत युद्ध 1945 से 90 के बीच कैसा रहा, क्या रहा। फिर उसके बाद थर्ड वर्ल्ड, हम जैसे लोग उभर के आए, जिसको भूखा नंगा कहा गया, और इसमें एक नया आया नेहरू जी का कॉन्सेप्ट, हम गूट निरपेक्ष रहेंगे, नॉन एलिगमेंट मूवमेंट। हालांकि अब यह आज खत्म हो चुका है, या आज अंतिम सांसें गिन रहा है, या आज इनकी कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। फिर उसके बाद से है शीत युद्ध के बाद यूएन व अन्य विषय। आज भी कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा है। आज कोल्ड वॉर की दो प्रमुख शक्तियां हैं, अमेरिका और चाइना। इन दोनों का द्वंद्व आप देख रहे हैं, चाहे तालिबान के मुद्दे पर है, चाहे विश्व व्यापार के मुद्दे पर हो, चाहे कोविड के मुद्दे पर हो। तो ये सब परिस्थितियां आज भी चलते रहती हैं, खत्म नहीं हुई। लेकिन अब चूंकि हमको 90 तक ही सारी घटनाएं एग्जाम के लेवल पर पढ़नी है, तो हमको बस इतनी ही सारी चीजें जाननी है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, कैसे है, कब जन्मा, कैसे, और अभी क्या इसकी स्थिति है। फिर उसके बाद से इस अगला है आपका औपनिवेशिक उदारीकरण, या फिर वो भी कह ले कि औपनिवेशिक किस तरह क्या रहा, कैसे रहा। कहीं कहीं इसको औपनिवेशिक उदारीकरण के भी नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ चीजें हैं जो आजकल खूब आ रही हैं, लैटिन अमेरिका, अरब देश, अफ्रीका, दक्षिण लैटिन अमेरिका या अरब क्रांति, मिस्र, कर्नल नासिर जो हैं। फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, ये सेगमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर वियतनाम। आईएएस में लगातार इधर के कुछ वर्षों से इससे सवाल आ रहे हैं, तो अब आपको जानना है। और फिर उपनिवेशवाद का अंत इसी में है। उपनिवेशवाद का कैसे अंत हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, और यूरोप का एकीकरण।
अब जैसे लैटिन अमेरिका है, उसमें आपका ब्राजील है, बोल्विया है, अर्जेंटीना है, इनके ऊपर भी फ्रांस का पुर्तगाल का, स्पेन का कब्जा रहा। इन लोगों ने भी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी। साइमन बोलीवर नामक बड़े प्रसिद्ध हीरो थे, वो भी आज़ाद हुए। फिर अरब क्रांति मिस्र में हुआ। अरब क्रांति का असर लीबिया के ऊपर पड़ा, मतलब गद्दाफी वहीं से निकले हैं, सद्दाम हुसैन भी वहीं से निकले हैं, जितने लोग हैं वो अरब क्रांति से। हालांकि अरब और इजराइल की जब लड़ाई हुई और जब इजराइल जीत गया और मिस्र के कर्नल नासिर हार गए, तो यही उनके पतन का कारण बना और उनकी हत्या कर दी मुस्लिम ब्रदरहुड नामक एक संस्था ने। और उसी मुस्लिम ब्रदरहुड से निकला है आज का अलकायदा और तालिबान। तो हमेशा समाज में अच्छाई और बुराई, ये दो ताकतें, या ये कहिए उदार और कट्टरपंथ, ये दोनों ताकतें चलते रहती हैं। खैर, फिर दक्षिण अफ्रीका, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेज का नस्ल भेद जारी रहा। फिर उसके बाद यहीं से नेल्सन मंडेला का आंदोलन है, किस तरह क्या रहा उसकी चर्चा करेंगे। और जब कॉलोनिज्म का अंत हुआ, ये सारी चीजें हुई, तो एशिया और अफ्रीका जैसे कई नए देश जन्मे और इनमें एक शब्द जनता है, अवरुद्ध विकास, रुका हुआ विकास, मतलब वो विकास जो 150 साल तक आपको रोक दिया गया। फिर यूरोप का एकीकरण रहा, सपना तो देख रहे हैं, लेकिन फिर देखिए ब्रिटेन निकल गया, फ्रांस और जर्मनी हीरो बने हुए हैं, लेकिन अभी भी यूरोप के कई अन्य और देश हैं जो गुस्साए हुए हैं, या ये कहिए कि अभी भी जंग लगातार लड़ रहे हैं। एक तरह से वैचारिक जंग है। पूर्वी यूरोप की कहानी अलग है, पश्चिमी यूरोप की कहानी अलग है। बेल्जियम ही एकमात्र सबसे पावरफुल देश है जो लगभग इन सब लोगों को जोड़ करके रखे हुए है। आगे देखिए क्या होता है। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ये सारा दौर अभी भी चल रहा है। अरब क्रांति अभी भी हो रही है, 2010 में जासमिन क्रांति वगैरह हुई थी, सत्ता बदला था। या अभी देखिए ईरान में और इराक में द्वंद्व चल ही रहा है, या अभी अब्राहम एकॉर्ड वाला चल रहा है। तो मतलब चूंकि इस पेपर में हमको बहुत लिमिटेड पढ़ना है और इसी का तो एक्सटेंशन पढ़ना है आपको इंटरनेशनल रिलेशन में, तो बड़ा मजेदार है। ये पेपर पढ़ने के बाद ना, आप जब मैप सामने रखेंगे और ऐसे खड़ा रखेंगे ना, तो आपको एक साथ जापान भी दिखेगा, एक साथ अमेरिका भी दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया भी दिखेगा, अफ्रीका भी दिखेगा और रशिया भी दिखेगा और अफगानिस्तान भी दिखेगा। हम लोग रोज अभी भी सुबह ब्रश करते वक्त जब रूम में जाते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप का नक्शा देखते हैं तो लगता है अच्छा जापान में शिंजो अबे ये कर रहे हैं, ओके ट्रम्प को फोन लगाओ जरा, ट्रम्प क्या कर रहा है। हालांकि अब बाइडन आ गए हैं, अच्छा सदाम हुसैन तो गए, अच्छा तालिबान क्या कर रहा है जरा देखते हैं। तालिबान, वो सब आपको दिखने लगेगा, लगेगा आपके अगल बगल ही खड़े होकर के ये लोग घूम रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, पूरी दुनिया आपके नजर के सामने कहते हैं घूमने लगेगी और आपको हर वो चीज पता लगने लगेगा कि जो दुनिया में हो रहा है, जिसके बारे में लोग एक नॉर्मल इंसान जानते भी नहीं है। अब जैसे तालिबान आया तो हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इतनी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रखी है कि हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हमें तो ये भी पता है कि तालिबान अब ये करेंगे, या चीन अब ये करेगा, या फिर अब भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में ये चीजें हो सकती हैं। उम्मीद तो हम कर सकते हैं, होना और ना होना ये एक अलग बात है। तो इस पेपर को पढ़ने का सबसे मजेदार अनुभव यही रहता है कि आपको ये सारी चीजें पता लगने लगती है और लगेगा जैसे कि आप अभी से ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बने हुए हैं। शीत युद्ध का अंत, अब शीत युद्ध का जब अंत हुआ, या फिर सोवियत विघटन, या फिर ऐसे करिए सोवियत विघटन, शीत युद्ध का अंत मत करिए। विश्व 1990 तक, अब ये क्या हुआ भाई, विश्व 1990 तक, इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब जो इसमें ये सारी चीजें पढ़नी है, किस तरह क्या हुआ। सोवियत सत्ता की समाप्ति, अमेरिकी वर्चस्व
का प्रारंभ। एशिया, अफ्रीका, यूरोप में परिवर्तनों का दौर। इस तरह का एक दौर चला और एक शब्द और भी आया है, ग्लोबलाइजेशन, जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण। वैसे कोविड ने ग्लोबलाइजेशन की वाट लगा दी है। अब देखिए, सोवियत रूस 1990 में सोवियत संघ टूट के 15 से ज्यादा देशों में बिखर गया। लेकिन देखिए, इतिहास फिर दोहराता है। 20 साल बाद 2014 में व्लादिमीर पुतिन वाले सोवियत रूस तो नहीं, रशिया ने फिर जाके एक अन्य और प्रांत क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया। और उसका एजेंडा है कि ये जो 17 देश टूट के निकले हैं, इन सबको फिर से अपने अंडर में शामिल किया जाए। देखते हैं क्या होता है। आपको बस जानना है क्या कि सोवियत सत्ता की समाप्ति के कारण क्या थे, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, अमेरिकी वर्चस्व का प्रारंभ कैसे, किस तरह, फिर ये क्या हुआ, और फिर वैश्वीकरण क्या है। इसी से हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं, इसी से एक टॉपिक को, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी कंटेम्प्ररी है, बाकी सारी चीजें हैं जो हमको जाननी है। तो थोड़ा सा बता दें आपको, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, मैंने पहले भी कहा, ये जीएस फर्स्ट पेपर में है। यहां से 1 से 2 प्रश्न आएंगे। यहां आपकी शब्द सीमा 250 भी हो सकती है, 125 में भी होती है। सिलेबस कुल मिलाकर के देखें तो 10 घंटे का सिलेबस है, और अगर वर्ड आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे सारा तो 5 घंटे आपको लगेंगे। फिर इसमें इतने होंगे। बुक की बात करें या तो एनसीईआरटी ओल्ड है, और किताब का नाम है विश्व इतिहास। इसके लेखक हैं अर्जुन देव। इतना पर्याप्त है, पतली सी किताब है, और बाकी सारे कई सारे कोचिंग के मैटर हैं, सब सही है अपनी जगह पर। इतनी सारी चीजें पढ़नी है, ये आपको सर पढ़ाएंगे जो कोचिंग वाले हैं, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, और लगभग 1.5 घंटे की क्लास, मतलब कहा जाए तो 3 से 4 लेक्चर में सारे टॉपिक्स आंसर राइटिंग में डिस्कस किए जा सकते हैं। स्टडी मैटर आपके सामने रहेगा, बस अंडरलाइन करना है और चीज़ों को समझाना है। 1-2 घंटा और भी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अब बात करते हैं कि इसको हम लिखे कैसे, या फिर इसको हम समझे कैसे, या फिर इसको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और किस तरह चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अब जैसे कहा जाता है कि एक ही टॉपिक ले लेते हैं, इसके ऊपर एक लेते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और किस तरह हुआ, और क्या मेजर प्रभाव आए, या फिर कौन से ऐसे कारण थे जिसके वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ या सोवियत संघ टूट के बिखर गया। पहला क्वेश्चन यही है। सोवियत संघ के विघटन का कारण, मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है 250 वर्ड में, तो आपको इसमें क्या लिखना है और किस तरह लिखना है। मान लीजिए ये आपका पेपर हुआ, ठीक है, और इसके ऊपर आपको लिखना है।
तो सबसे पहले आप थोड़ा सा परिचय देंगे कि 1990 91 में किस तरह सोवियत संघ का पतन हुआ। परिचय, एक दो लाइन। दूसरे लाइन में आप इसके कारणों की विश्लेषण करेंगे, और पहला कारण माना जाता है साम्यवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। अब इनके बारे में दो तीन लाइन आपको बोलना है कि क्या रहा, कैसे रहा, किस तरह रहा, किस तरह वो पार्टी पे कमांड रखते थे, और किस प्रकार भाई भतीजावाद जिस तरह भारत में होता है। आज कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक परिवार का वर्चस्व। इंदिरा गांधी का भी एक गोल्डन पीरियड था, नेहरू जी का भी पीरियड था, तमाम योग्य लोगों को जगह मिलती थी। नेहरू जी तो विपक्ष की आलोचना भी सुनते थे और उनको जगह भी देते थे, चाहे वो बलवंत राय मेहता हो या जयप्रकाश नारायण की सलाह लेना हो या राम मनोहर लोहिया। आज देखिए ये परंपरा न मनमोहन जी के टाइम में दिख रही है, न मोदी जी के टाइम पीरियड में दिख रही है। तो साम्यवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। एक दूसरे व्यक्ति हैं मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। इनके बारे में जानना है कि भाई क्या है, कैसे है, किस तरह है। उनके बारे में जानना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और फिर सामान्य जनता का मोह भंग होना। देखिए हर युग में नारा दिया जाता है, लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। मित्रों, सबका साथ सबका विकास, ये नारे हैं। दिल्ली को ये करना है, अपने केजू भैया हैं या डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। हर युग में हिंदुस्तान क्या नाम है, राजा नहीं फकीर है, हिंदुस्तान की नई तकदीर है। बीपी सिंह का कार्यकाल। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। सबका वक्त बदल गया। तो एक जनता का मुंह भंग होता है। जो जनता बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है, एक समय के बाद उनका मुंह भंग शुरू होना होता है और धीरे धीरे वो विरुद्ध होने लगती है। सबसे ज्यादा आर्थिक बोझ जो इनके ऊपर पड़ने लगा, और भ्रष्टाचार। जैसे हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था अपने आप में बदनाम है, उसी तरह यहाँ भी है। और फिर ये सारी चीजें जब उभर करके आई और देखी गई, फिर आर्थिक बोझ, भ्रष्टाचार, यूरोप अमेरिका प्रभाव। मतलब ये लोग हर संभव प्रभाव करते थे, इनके पार्टियों में घुसना, घुसपैठ कराना, तोड़फोड़ कराना। इस तरह की किस तरह की चीजें थी जो उभर करके सामने आई। फिर उसके बाद एक अन्य और भी चीजें हैं, वो ये है कि देशों की अलग अलग विचार संघर्ष। कैसे? अगर देखिएगा ना, तो पूर्वी यूरोप ईसाई बहुल्य है, नीचे के आर देखिए तो इस्लाम बहुल्य है, और बाकी सारे हंसिया और हथौड़ा वाले हैं। ये भी एक धर्म है। ये तीन तरह की विचारधारा चल रही थी। अब जैसे इन्होंने सारे मस्जिद वगैरह बंद करवा दिए, चर्च वगैरह बंद करा दिए, और हर जगह यही रहा जो चाइना आज सिकियांग प्रांत में कर रहा है। लेकिन लोगों का विद्रोह, विरोध चलता रहा। कहा जाता है कि धर्म न कभी खत्म हुआ है न कभी होगा। अब देखिए इतनी सारी चीजें हैं, और सब में से आपको दो दो लाइन डिफाइन कर देना है, बस हो गया। यही होता है आंसर राइटिंग, कि आपके पास अगर 5 पॉइंट हैं, अगर आपने मैटर पढ़ा है, तो ये 5 पॉइंट आपके उत्तर में आने चाहिए। तो एक मैंने आपको बता दिया कि सोवियत संघ का एक तरह से कहा जाए कि विघटन कैसे हुआ, किस तरह हुआ, और उसमें फिर क्या प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं कि अमेरिका का किस प्रकार का क्या इम्पैक्ट रहा सोवियत संघ के विघटन के बाद।
या फिर अमेरिका का वर्चस्व। ये समझ में आ गया ना? बस यही 5 से 6 पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं और फिर आपके ये 200 शब्द या 250 शब्द का उत्तर आपका हो जाएगा। 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, इससे ज्यादा कुछ अन्य। और सोवियत विघटन पश्चात अमेरिकी प्रभुत्व के कारण। अब ये टॉपिक है, मान लीजिए सोवियत विघटन हुआ और इसमें आपको लिखना है। हालांकि ये टॉपिक अपने आप में गलत है, आप अपने ही से मान ले रहे हैं कि आप अमेरिका के गुलाम हैं, प्रभुत्व हैं। लेकिन चाहे वो यूजीसी का सिलेबस हो और चाहे वो किसी भी चीज का हो, तो उसमें ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। आप परिचय देंगे, क्या रहा, कैसे रहा। फिर है यूरोप में अमेरिका की बढ़ती भूमिका, किस प्रकार क्या बढ़ी, किस तरह बढ़ी। और उसके बाद सोवियत पूर्वी यूरोप में हस्तक्षेप, प्रभाव और सबसे बड़ी भूमिका तीसरी दुनिया या फिर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव या नियंत्रण। ये पॉइंट मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। और फिर उसके बाद से अन्य और चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना है। इंटरनेट क्रांति या न्याय की कमजोरी, और फिर है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। अब देखिए, यही चीजें हैं लिखना। भाई क्या हुआ, सोवियत संघ खत्म हो गया, उसकी जगह कोई ना कोई तो लेगा, वैक्यूम तो रहता नहीं है, ये आ गए। फिर पूर्वी यूरोप में ये आए। फिर तीसरी दुनिया में कौन है? हम लोग हैं। अब 1990 में भारत का जो आर्थिक संकट हुआ उसमें हम गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, और तब से लेकर के आज तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी पूरी इकोनॉमी पर उसका प्रभाव दिख रहा है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर सब्सिडी, जो एग्रीकल्चर एक्ट अभी करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ है, जो सब्सिडी हटाई गई है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाया गया, आपको क्या लग रहा है ये मोदी जी हटाए हैं? नहीं, ये आईएमएफ का मॉडल है। आईएमएफ कहता है कि किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए, जितना प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है उतना उनसे वसूलो। हवा, बिजली, पानी कुछ भी यहाँ पर मुफ्त नहीं मिलना चाहिए, उसकी भी एक कॉस्ट वसूलो। अब ये सही है या गलत, ये बहस का एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर आपको यही जानना है कि किस प्रकार तीसरी दुनिया, मतलब भारत जैसे लोगों, जो देश हैं, जो ओरिजिन हुए हैं, उनके ऊपर वर्चस्व स्थापित किया गया या प्रभाव स्थापित किया गया। तो आपके इकोनॉमी पर वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, डब्ल्यूटीओ का, डब्ल्यूएचओ का, ये सब नाम आपने सुना होगा। इनका प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। कहने का मतलब है कि आज भारत जैसे जितने भी विकासशील देश हैं, सबके अर्थव्यवस्था पर या सबके शासन पर कहीं ना कहीं इनका प्रभाव, वर्चस्व, हस्तक्षेप या अंदरूनी गतिविधियों में इनका अडंगा, ये सब चीजें देखी जा रही। नैम, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1990 के बाद से कमजोर होने लगा और धीरे धीरे अब तो खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। ये क्या है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था?
आज नहीं तो कल ये आपके पेपर में अलग से आएगा ही। क्या है? नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। थोड़ा बोर्ड पर देखिए। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। क्या क्या है इसमें? इसमें है इंटरनेट, इसमें है आपका सोशल मीडिया, फिर इसमें है आपका न्यूज चैनल। सोशल मीडिया में क्या क्या है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें। न्यूज चैनल, इनका असर देख ही रहा होगा क्या, CNN, अन्य और चीज़ें हैं। इंटर नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री मतलब पूरी दुनिया को इन्होंने एक तरह से अपने प्रभाव में ले लिया है। जो कुछ भी ये बताते हैं सद्दाम हुसैन के बारे में, अब आया अल जजीरा, ये आया। ठीक उसी तरह भारत में भी आज न्यूज चैनल देख रहे हैं, सबके ऊपर इनका प्रभाव आपको दिखाई देगा, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रहे हैं और ये पूरे वर्ल्ड को अपने एक तरह से कहें दायरे में ले रहे हैं। ठीक है, इसी के बारे में दो दो लाइन लिख देनी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या वैश्वीकरण का प्रभाव, मान लीजिए ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है, इसी को डिस्कस करते हैं। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, या किस प्रकार की क्या अन्य और चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या, ग्लोबलाइजेशन कैसे, ग्लोबलाइजेशन क्यों, ग्लोबलाइजेशन के कारण और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव व परिणाम। ये 5 से 6 मुद्दे आपको इस पर लिखने हैं और इन्हीं को एक्सप्लेन करना। आइए करते हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव के बारे में। आपके सामने लिख रहा हूं। वैश्वीकरण शब्द का तात्पर्य उन्नीस सौ नब्बे के पश्चात होने वाले सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों से लगाया जाता है। हालांकि ये अवधारणा काफी पुरानी है, लेकिन जब बात की जाती है ग्लोबलाइजेशन की तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही लगाया जाता है 1990 के बाद से होने वाले परिवर्तन। मतलब ये कहिए अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया जो भी कुछ पॉलिसी, इम्पैक्ट वगैरह वगैरह, तो ये इसका परिचय हो गया। इनकी कुछ विशेष विशेषताएं देखी जाती।
अब इसी को आपको डिफाइन करिए, चाहे आप ए बी सी डी करें या क ख ग घ करें या बिंदी डाल के करें या एरो लगा कर करिए। क्या है? IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, WHO का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो आपको डिफाइन करना है। हमारे यहाँ भी 90 का संकट आया तो हम IMF के पास गए, पैसे मांगे। अब हमारा व्यापार बनाना है तो WTO, हेल्थ बनाना है तो WHO, कोई भी शिक्षा, पानी पीने का पानी से लेकर के कुपोषण से लेके गरीबी दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी है, पहला पॉइंट। फिर ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट, ये मैं अब दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट है एक ध्रुवीय विश्व, सोवियत पतन के पश्चात। चाहे तो ब्रैकेट में कर दे। एक ध्रुवीय विश्व मतलब अब कोई गुटबंदी नहीं है, अब कोई गैंगबाजी नहीं है, अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक ध्रुवीय हो गया। तीसरा है कूट निरपेक्षता की विचारधारा का कमजोर पड़ना। नेहरू जी, भारत के नेहरू जी, मिस्र के कर्नल नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने जो एक गुट निरपेक्षता की बात रखी थी, अब वो कमजोर पड़ने लगी। अब तो ये खत्म हो गई, इसके बाद पढ़ना। चौथा है, अब इसको मिटा रहा हूं, कूटनिरपेक्षता की विचारधारा के पश्चात समाजवादी विचारधारा आर्थिक नीतियों का कमजोर पड़ना। इसी के बाद से भारत जैसे देश में भी निजीकरण की शुरुआत हुई। भारत जैसे देश में भी एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसको LPG के नाम से जाना गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। फिर LPG का प्रारंभ। ठीक है, LPG का प्रारंभ इतना पर्याप्त है। फिर इसके बाद अगले पॉइंट में लिखिए DE के बाद F, इसके बाद देखिए LPG के फिर उसके बाद इंटरनेट व संचार क्रांति का प्रारंभ व प्रसार। किस प्रकार गूगल आया, किस प्रकार इंटरनेट आया, किस प्रकार केबल टीवी आया, ये बड़े बड़े एंटीने लगे रहते थे। इंटरनेट क्रांति का प्रारंभ और प्रसार। विकासशील देशों में अमेरिकी प्रभाव की
स्थापना। फिर एक ये भी है, विकासशील देशों में अमेरिकी प्रभाव का स्थापना है। पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव विकासशील देशों पर। एक और पॉइंट ले लीजिए, बर्गर हो गया, हॉट डॉग हो गया, चाउमीन हो गया, मंचूरियन हो गया, मतलब चाइनीज फूड भी है। फिर उसके बाद मैकडोनल्ड, हर जगह आपको कौन कौन अंकल चिकन, फ्राइड चिकन, पता नहीं क्या क्या ये सब आया, उभर करके आए। तो पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव विकासशील देशों पर। विचारों का संघर्ष। एक और है, आतंकवाद का वैश्विक स्वरूप। ये कुछ एक तरह से विशेषता मानी जाती है कि क्या रहा, कैसे रहा, किस तरह रहा, इतना पर्याप्त है। अगर देखेंगे तो यही वो युग है जब इंटरनेट घर घर धीरे धीरे पहुंचने लगा। विकासशील देशों में अमेरिका प्रभाव कैसे आया, अमेरिकन जीन्स, अमेरिकन कपड़े। एक उदाहरण देता हूं, 1990 के पहले किसी भी हीरो और को आप टाइट कपड़े पहने हुए, जीन्स पहने हुए नहीं देखिएगा। पहले आप धर्मेंद्र की फिल्म देख लीजिए, या उसमें जीन्स, लुच्चे, लफंगे, बदमाश टाइप के लोग टाइट टाइट कपड़े पहनते थे। हीरोज वगैरह वो ढीला ढाला बेल बॉटम टाइप का पॉइंट पहनते थे, शर्ट पैंट ये सब पहनते थे, या कोट पैंट टाइप पहनते थे। लेकिन अमेरिकी कपड़े धीरे धीरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में घूमने लगा। बर्गर हो गए, पिज्जा हो गए, कोको कोला हो गए, पेप्सी हो गए, हॉट डॉग हो गए, कौन अंकल चिकन, ये हो गया, हर जगह खुलने लगे। तो ये अमेरिकी प्रभाव लगातार बढ़ने लगा। यूरोपीय संस्कृति, हॉलीवुड की फिल्में हो गई, जेम्स बॉन्ड की फिल्में हो गई, या टॉम क्रूज की फिल्में हो गई, लगातार आने लगी। धीरे धीरे बढ़ना। फास्ट एंड फ्यूरियस अभी तक आ रही है, 9वां या 10वां, आप जो भी आप कह लें। विचारों का संघर्ष आया। इसी समय एक विचारक आए, सैमुअल हंटिंगटन, इन्होंने साफ कहा कि अगली लड़ाई यहाँ यहाँ होने वाली है, और एक आतंकवाद का भी वैश्विक स्वरूप उभरा। इतना पर्याप्त है आपको लिखने के लिए या जानने के लिए। देखिए, ये टॉपिक आपको सोशल इशू वगैरह में भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, और जीएस का तो ये कंपल्सरी। अब इसको कंक्लूड करना है, क्या करना है, तो वैश्वीकरण एक वर्तमान की चलने वाली सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया है। इसके कई पक्ष हैं, प्रभाव, परिणाम हैं, जो दुनिया भर में अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहे हैं। वर्तमान में सोशल मीडिया या ओटीटी इसका सबसे प्रबल उपकरण बना हुआ है।
अब अपने आप में आपने बता दिया कि ओटीटी पे क्या हो रहा है। ऐसे अनर्गल, वाहियात, अश्लील और फालतू सारी चीजें आ रही हैं। चाहे वो मिर्जापुर देख लीजिए या कुछ और, आप कहीं बैठ के देख नहीं सकते हैं। एक पहले पिक्चर चलती थी अमर अकबर एंथोनी, पूरा 3 पीढ़ी बैठ के सिनेमा देखता था, या गब्बर, शोले वाला, या कुछ भी। आज देखिए ना ऐसी फिल्में आ रही हैं, ना ऐसे टीवी सीरियल्स आ रहे हैं, मतलब इस कदर वाहियात हो चुका है। तो अभी ये चलने वाली प्रक्रिया है, आपने इसको कंक्लूड कर दिया। यही मैंने आपके सामने वैश्वीकरण आपको लिख के दिखाया, इतना पर्याप्त है। 5 से 7 मिनट का तो टॉपिक है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है चीजों को समझना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लिखेंगे क्या, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अब उसमें किस तरह की बातें आपको लिखनी है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हमने यही सारी बातें की। इससे ज्यादा कुछ अन्य और पढ़ने की लिखने की आवश्यकता नहीं है। किताब क्या है, टॉपिक क्या है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं कि विश्व इतिहास बहुत ही इंटरेस्टेड अध्याय है। जीएस फर्स्ट में है। कुल 5 से 6 आवर हमें इसमें देने हैं, और फिर हमें इसका आंसर फॉर्मेट करना है या लिखना है, और 10 ईयर आईएएस के मेन सवालों को भी हम सॉल्व करेंगे। अब किताब क्या है, किस तरह है, वो सब हम बता चुके हैं। एक दो अन्य और चीजें हैं। हमारा बैच कोड है ओमकार 10 अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। टेलीग्राम चैनल भी है DNA डेली न्यूज एनालिसिस फॉर IAS एग्जाम बाय डॉक्टर। DNA नाम इसलिए अभी भी रखा है कि 3 कोर्स बेसिकली चलते हैं इसमें, और चूंकि अलग अलग बताना ठीक नहीं है, इसलिए एक ही में, एक तो करंट अफेयर, दूसरा निबंध, और तीसरा है आंसर राइटिंग प्रोसेस या उत्तर लिखन शैली। ये 3 कोर्स है, लेकिन टेलीग्राम एक ही बनाया है कि अब 3 अलग अलग टेलीग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं। लगभग आंसर राइटिंग प्रोसेस में जो लगेंगे तो लगभग 25 घंटे, तब 100 घंटे का एक यह प्रोग्राम है, जिसमें जीएस के चारों पेपर कवर करना है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत होगी, बैच अनाउंस करने का डेट बता दिया जाएगा। इसको जरूर ज्वाइन करिए, चाहे आप कभी भी मेंस दें, पूरी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, मैटर के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, भीड़ के पीछे मत भागिएगा। बहुत सहज और सरल तरीके से चीजों को थोड़ा समझना है, फॉर्मेट बनाना है, और आप 50 से 60 प्रश्न अगर आपने लिख लिया तो आप किसी भी तरह के उत्तर को आप लिख लेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैंने इसमें कवर किए हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी जगा होगा। बाकी अन्य और क्लास है तो आप उनको भी अगर देख लेते हैं तो जीएस के किस पेपर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी आप कोड एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इस कोड से आप देख सकते हैं और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।